हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त हो, तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 को हम लोग खत्म करते हैं। आज उसके जो 3 पार्ट्स है वो हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। 560, 570, 580 ये स्टैंडर्ड्स बच्चों को बच्चों को बहुत मजा आता है, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है। तो आइए 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 दोस्तों, कम ऑन आइए। 560, 570, 580 पे 560 आपके सब्सिक्वेंट इवेंट से डील करता है, 570 आपके गोइंग कंसर्न से डील करता है और 580, ठीक है, 580 दोस्तों आपके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से डील करता है। चलिए देखते हैं 560। सबसे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमको सब्सिक्वेंट इवेंट्स देखना पड़ेगा एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है वो हमको देखना पड़ेगा। इंटर में मैं AS4 सब्सिक्वेंट इवेंट से डील करता है, फाइन में इंड AS, आपको पता है बड़ी कंपनी को इंड AS लगता है, इंड AS 10 डील करता है। आइए तो अगर हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट, AS4 और इंड AS 10 के हिसाब से बहुत सिंपल है। all the events which are happening after balance sheet date till the date of approval by board of directors, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं बैलेंस शीट डेट के बाद till the time financial statements are approved by board of directors, इसके बिटवीन जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको नाम दिया जाता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स। इन सबको दोस्तों सब्सिक्वेंट इवेंट्स बोला जाता है। अब अगर ये इवेंट्स क्लैरिफाई करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं about the uncertainties, conditions which are existing as on balance sheet date, तो उसको एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 31 मार्च को लिटिगेशन पेंडिंग था, 31 मार्च को लिटिगेशन पेंडिंग था, ठीक है, और उसका आउटकम आता है, अब हमको पता चल गया कि एग्जैक्टली कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, तो इट इज क्लैरिफाइंग द लिटिगेशन एग्जिस्टिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट, तो वो एक एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। सपोज एक डेटर से रिकवरी में प्रॉब्लम चल रहा था और 31 मार्च के बाद में उसकी रिकवरी फाइनल हो जाती है, तो हमको और क्लैरिटी मिल गई कितनी रिकवरी होगी। इट इज अ एडजस्टिंग इवेंट। एक डिस्प्यूट चल रहा था, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था हमारा, और वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है अप्रैल मंथ में, ठीक है, और क्लैरिटी मिल जाती है, तो उसको हम एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे। इट विल बी कॉल्ड एज एडजस्टिंग इवेंट। तो बहुत सिंपल है, ऐसा इवेंट जो क्लैरिफाई करे अनसर्टेनिटी कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट को, उसको हम एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। जैसे केस का रिजल्ट आ गया, एडजस्टिंग इवेंट, डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, एडजस्टिंग इवेंट, डेटर की रिकवरी फाइनल हो गई, एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट के अलावा जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोला जाता है। उसकी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, उसकी अकाउंटिंग करने की दूर दूर तक कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इंड AS 10 एक कदम आगे जाता है, वो बोलता है ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट की अब अकाउंटिंग मत करिए, लेकिन अगर मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं, बहुत बड़ी चीजें होती है, तो एक काम करिए, बड़ी चीजें आपको पता चली है, बड़ी चीजें हो रही है आपको पता चली है, चलिए अकाउंटिंग मत करिए, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में उसको डिस्क्लोजर तो कर लीजिए। तो इंड AS 10 बोलता है अगर कोई मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट है उसको नोट्स टू अकाउंट्स में बता दीजिए ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाए। बोले बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है। लेट्स फ्रीज गाइस, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब हमको समझ में आ गया। ऑल द इवेंट व्हिच आर हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस दौरान जो भी इवेंट्स होते हैं उनको सब्सिक्वेंट इवेंट्स बोला जाता है। जो इवेंट्स क्लैरिफाई करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज कंडीशंस एग्जिस्टिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट, उनको एडजस्टिंग बोलते हैं, एग्जांपल दे दिया। उसके अलावा जितने भी होते हैं नॉन एडजस्टिंग होते हैं। इंड AS 10 एक कदम आगे जाके बोलता है कि भाई कोई बहुत मटेरियल चीज होगी तो उसको नोट्स टू अकाउंट्स में बता दो। बहुत बढ़िया। अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमारे दिमाग में क्लियर हो गया, अब यहां पे थोड़े से एग्जांपल दिए, जो एग्जांपल दिए वही एग्जांपल हम पढ़कर आए। भाई एडजस्टिंग इवेंट्स के एग्जांपल, यहां पे 2 एग्जांपल दिए। बैलेंस शीट डेट के ऊपर बहुत सारे डेटर्स आउटस्टैंडिंग थे हमारे, डेटर्स के रिकवरी में हमेशा डाउट होता ही है, अनसर्टेनिटी होती ही है, और बैलेंस शीट डेट के बाद में अचानक पता चला कि ये डेटर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, वो इतने ही पैसे देगा।
वो इतने ही पैसे देगा, ऐसे हमको पता चल रहा है, वो डिफॉल्ट कर रहा है, अगर ऐसा है, ठीक है, इट इज क्लैरिफाइंग दी अनसर्टेनिटी एज ऑन बैलेंस शीट डेट, उसको एडजस्टिंग इवेंट बोला जाएगा, एडजस्टिंग इवेंट बोला जाएगा। लीगल केस पेंडिंग था, वो अल्टीमेटली सेटल हो रहा है और अपने को क्लैरिटी मिल रही है लीगल केस के बारे में, उसको एडजस्टिंग इवेंट बोला जाएगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट के बारे में हम बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनसर्टेनिटी क्या होती है? एक्सटर्नल हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, एक्सटर्नल चीजों पे जो चीजें डिपेंडेंट होती है उसको हम लोग अनसर्टेनिटी बोलते हैं। जो डिसीजंस हम खुद ले रहे हैं वो थोड़ी कोई अनसर्टेनिटी होती है, दैट इज नॉट अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल्स है आपके, साल खत्म होने के बाद में न्यू इशू ऑफ शेयर्स हम लेकर आते हैं, साल खत्म होने के बाद में न्यू इशू ऑफ शेयर्स लेके आते हैं, ये हमारा डिसीजन है, ये हमारा डिसीजन है, इट इज आवर डिसीजन, ठीक है, इसका अनसर्टेनिटी से कोई लेना देना नहीं है, इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट। फिर एसपीडीपी आपने अगर सुना होगा, शिवपुरी दहीपुरी, एसपीडीपी को शॉर्टकट रखा हुआ है एस फॉर, अगर साल खत्म होने के बाद में शेयर कैपिटल इशू करते हैं, ठीक है, तो ये कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ये हमारा डिसीजन है, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। प्लान्ड मर्जर होता है, प्लान्ड मर्जर ऑफ द कंपनी होता है, प्लान्ड मर्जर ऑफ द कंपनी, प्लान्ड मर्जर ऑफ द कंपनी, अमेलगमेशन मर्जर हो रहा है, अमेलगमेशन मर्जर अगर हो रहा है, अमेलगमेशन मर्जर हो रहा है, ये भी हमारा डिसीजन है, ये कोई अनसर्टेनिटी को क्लैरिफाई नहीं कर रहा, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अगर इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है 31 मार्च के बाद, अचानक इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, माना ये अचानक एक्सटर्नल चीज है, लेकिन 31 मार्च को कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी, 31 मार्च को कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी, ये एक ऑल टुगेदर नई चीज हुई है, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एसपीडीपी, ठीक है, एस स्टैंड फॉर, आप नए शेयर इशू कर रहे हैं, ये किसी अनसर्टेनिटी को क्लैरिफाई नहीं कर रहा, आप मर्जर कर रहे हो, ये किसी आपका खुद का डिसीजन है, ये कोई अनसर्टेनिटी को क्लैरिफाई नहीं कर रहा। डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेंट्री हो रहा है अचानक 31 मार्च को, कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी। ये 3 एग्जांपल है, ये किसी भी तरीके से एडजस्टिंग, ये सारे के सारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, 31 मार्च के किसी अनसर्टेनिटी से कोई लेना देना नहीं है, दे आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। आइए दोस्तों फटाफट ऐसे 560 में सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब, वी हैव सीन सब्सिक्वेंट इवेंट्स। जस्ट मिनट गाइस, हेलो, नहीं सर ठीक है, बस चल ही रहा है सर, बोलिए ना सर। सर तो उसके बाद मिले सर आज, आप बोलिए ना आप। ठीक है ना सर, मैं खत्म करके फोन करूं आपको? ठीक है, यस। ओके गाइस, आइए नाउ, तो अभी हम लोगों ने देख लिया सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर ऐसे 560, ठीक है, वो देख लिया हम लोगों ने, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन एज पर ऐसे 560, ऐसे 560 के हिसाब से सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है। उसके पहले बहुत छोटा सा एक चीज देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा एक चीज हम लोग देख लेते हैं, टाइमलाइन देख लेते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं? टाइमलाइन। लेट्स सी टाइमलाइन कैसे होती है भाई। 31 मार्च सबसे पहले ईयर एंड होता है, बैलेंस शीट डेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद में कंपनी अपना समय लेती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज करने के लिए, वो फाइनलाइज करते हैं, ठीक है, उसको उसको जैसे 10th ऑफ जून है, इसको अप्रूवल डेट बोल सकते हैं, डेट ऑफ अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो उसको बोल सकते हैं। उसके बाद में ऑडिटर थोड़ा सा समय लेता है, ऑडिटर थोड़ा सा समय ले सकता है अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करने के लिए, तो उसको डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट बोल देते हैं, डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट उसको बोलते हैं। उसके बाद में एक बार ऑडिट रिपोर्ट मिल जाती है, ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को इशू करते हैं, पब्लिक को हम लोग देते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिशिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर फाइनली एजीएम होती है। ये एक रेगुलर और एक नॉर्मल फ्लो है, पहले बैलेंस शीट, उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनलाइजेशन, उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग, उसके बाद में पब्लिशिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद में एजीएम। एक सिंपल सा प्यारा सा फ्लो है, एक सिंपल सा प्यारा सा इसका फ्लो है। आइए अब हम लोग देखते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स एज पर ऐसे 560, ऐसे 560 के हिसाब से जो डेफिनेशन है, ठीक है, ऐसे 560 के हिसाब से जो डेफिनेशन है दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है ना, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन
ये पर्टिकुलर डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड है, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड है दोस्तों। आइए, ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स मतलब क्या? एज पर एस 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स मतलब all the events all the events which are happening after balance sheet date, till the date of signing audit report। ये फर्क है, वहां पे था till the date of finalization of financial statement, यहां पे till the date of signing of audit report। बहुत सिंपल सा है, वहां पे अकाउंटिंग की बात चल रही थी, इसलिए अकाउंटिंग के लिए आखिरी दिन कौन सा है? डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब डेट ऑफ अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसलिए वहां तक के इवेंट्स को सब्सिक्वेंट इवेंट बोला गया। यहाँ पे ऑडिट की आखिरी डेट कौन सी होती है? जब तक आप ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करते, इसलिए डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो बच्चों कंफ्यूजन है सर, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, वहां पे टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पे बोला है इवेंट्स हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर को थोड़ा ज्यादा समय मिलता है। बिल्कुल सही है, उसको चेकिंग को थोड़ा ज्यादा समय मिलता है, उसको चेकिंग को ज्यादा समय मिलता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको यही चेक करना है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS4 या इंड AS 10 के हिसाब से बने या ना बने, उसको तो वही चेक करना है। तो बस यहाँ पे उसको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है चेक करने के लिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब एक और खास बात, इट ऑल्सो इंक्लूड फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे आएगा बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऑल्सो इंक्लूड फैक्ट्स। अगर ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद में कुछ फैक्ट्स पता चलते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन पता चलते हैं पहले के पीरियड के पहले, मतलब साइन कर दिया उसने, साइन कर दिया और उसके बाद में उसको पता चलता कि इन्वेंट्री ऐसी थी, डेप्रिसिएशन ऐसा था, डेटर ऐसा था, ठीक है, R&D एक्सपेंस ऐसे थे, ये थे, वो थे, ऐसी कुछ बातें पता चलती है। अगर ऑडिटर को फैक्ट्स पता चलते हैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद, पहले के फैक्ट्स, और इतने बड़े फैक्ट्स पता चलते हैं कि अगर उसको ये फैक्ट्स पहले अगर पता चल जाते तो वो अपना ओपिनियन ही बदल देता है। इतने बड़े फैक्ट्स अगर उसको पता चलते हैं तो ये जो फैक्ट्स है इसको भी सब्सिक्वेंट इवेंट के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, इसको भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स में लेते हैं। ये जो फैक्ट्स है ये हमको पता चल सकते हैं, ये जो फैक्ट्स है ये हमको पता चल सकते हैं बिफोर पब्लिशिंग, ये हमको पता चल सकते हैं बिफोर पब्लिशिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ये हमको बिफोर पब्लिशिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट पहले पता चल सकते हैं या फिर बाद में भी पता चल सकते हैं आफ्टर पब्लिशिंग। सो इससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा ऑडिट प्रोसेस में फर्क पड़ता है, अगर बाद में पता चला तो थोड़ी सी ऑडिट प्रोसेस ज्यादा होती है। लेट्स फ्रीज गाइस, ऐसे 560 के हिसाब से सब्सिक्वेंट इवेंट की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ऑल द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, दे आर सब्सिक्वेंट इवेंट, प्लस all the facts about the earlier period which auditor comes to know afterwards, and these facts are such that if known earlier would have changed the opinion, ठीक है, would have changed the opinion, then such facts are also included in the definition, of subsequent events. These facts can be known before publishing financial statements or after publishing financial statement, before publishing financial statement या फिर after publishing financial statement। आइए दोस्तों, ठीक है, नाउ डेफिनेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स हम लोगों ने देख लिया ऐसे 560 के हिसाब से भी। अब सबसे अच्छा, ये अभी कुछ टाइम पास चीज है, इस बार कुछ टाइम पास चीजें उन्होंने ऐड कर दी। व्हाट डू यू मीन बाय डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड? डेट एट विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, बहुत ही सिंपल, इसका मतलब क्या है? अरे यार बहुत ही आसान है, the date on which financial statements are provided to third parties, made available to third parties को provide करते हैं, available करते हैं, उस डेट को हम लोग डेट ऑफ इशू बोलते हैं, उसको डेट ऑफ इशू बोलते हैं। बहुत सी बार लॉ रूल्स रेगुलेशन में लिखा होता है कौन से डेट तक इशू हो जाना चाहिए, तो कंपनी को वो फॉलो करना पड़ता है। फिर एक और सिंपल सी, पहले आप मीनिंग बताइए। जिस डेट पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल करें थर्ड पार्टीज को, उसको डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल देते हैं। बहुत सी बार लॉ रूल्स रेगुलेशन बोलते हैं कितने दिनों के अंदर आपको पब्लिक को, दूसरों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देना चाहिए। जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है साल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर, साल खत्म होने के बाद दोस्तों साल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर देना पड़ेगा। नाउ अब आगे हम लोग बात करते हैं, आगे अगर हम लोग बात करें आफ्टर साइनिंग आइए, आफ्टर, एक बहुत सिंपल सी बात है,
पब्लिश कब होगा? ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद। तो एक सिंपल सी बात बोली है कि डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी ऑलवेज आफ्टर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि जो मार्केट में हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने पड़ते हैं वो ऑडिट रिपोर्ट के साथ पब्लिश करने पड़ते हैं। तो ये डेट हमेशा ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद की डेट होगी। आइए, अभी तक के हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी एज पर एएस इंडिया और हमने डेफिनेशन देखी एज पर 560 और बहुत सिंपल सी बातें बीच में हम लोगों ने देखी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बाद में हम लोग देखेंगे। अब ऑटोमेटिकली कवर दो। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या टारगेट सेट किया, अरे वो जो टारगेट सेट किया वही तो हम आगे देखने वाले हैं। आइए, क्या टारगेट सेट किया उसको हम लोग देखते हैं। क्या टारगेट सेट किया है, क्या टारगेट हम लोगों ने सेट किया उसको हम लोग देखते हैं। आइए, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस, ये क्वेश्चन सबसे 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 ज्यादा फेमस है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक, तो यही आपको लिखना है, जबकि स्पेसिफिकली ऐसा पूछना चाहिए ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स विच आर हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। क्या जिम्मेदारी है, क्या लिखा है यहां पे, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आफ्टर फॉर ऑल द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। बहुत सिंपल सी है। आइए एक एक करके देखते हैं। टाइमलाइन तो हम पहले ही देख चुके हैं। सबसे पहले ड्यूटी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या बोलता है, ऐसे बोलता है वी नो दैट ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड, वी नो दैट ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड बट स्टिल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्लैरिफाई कर रहा है, माना कि ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी है, माना कि असाइनमेंट खत्म हो चुका है, सॉरी गलत, ठीक है, एक चीज गलत बोली। आइए, माना कि साल खत्म हो चुका है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं लोग, माना कि साल खत्म हो चुका है, माना कि ईयर एंड हो चुका है, साल खत्म हो चुका है, फिर भी ऐसे बोलता है इट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to collect sufficient appropriate audit evidence whether क्या management has analyzed its subsequent events properly, identified adjusting events and done its proper accounting। तो माना साल खत्म हो चुका है, ठीक है, माना साल खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी ऑडिटर की ड्यूटी है। तो ऐसे 560 बहुत सिंपल चीज बोलता है, माना साल खत्म हो चुका है फिर भी ऑडिटर की ड्यूटी है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ढूंढ के निकाले विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स, कि क्या मैनेजमेंट ने इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी किया, एनालाइज किया, एडजस्टिंग इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया और उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग की। अगर आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऑलरेडी चेक कर चुके हो, फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे डेटर का आप सब्सिक्वेंट रिकवरी चेक करते हो, क्रेडिटर का आप सब्सिक्वेंट पेमेंट चेक करते हो, तो वो एरिया में आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स को फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो ड्यूटी में तो आ गया, पॉइंट नंबर वन ड्यूटी में तो आ गया, ड्यूटी में तो आ गया साहब। अब एग्जैक्टली क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ेगी, आइए, तो मैंने उसको ग्रुप कर दिया। कुछ चीजें ओरली हमको मिल जाएगी, कुछ चीजें डॉक्यूमेंट्री हमको देखनी पड़ेगी। ओरली हमको क्या मिलेगा, तो ओरली अंडरस्टैंड मैनेजमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले हम लोग सीएफओ को फोन करेंगे, अरे सीएफओ साहब आपसे आके मिलना है। बोला आइए ना, सर मुझे बताइए आपके कंपनी के अंदर, ठीक है, मैं समझ आता हूं कि मैनेजमेंट की क्या प्रोसीजर्स है टू एग्जामिन सब्सिक्वेंट इवेंट्स, टू आइडेंटिफाई एडजस्टिंग इवेंट्स। मैं मैनेजमेंट की प्रोसीजर्स को समझना चाहता हूं। वो बोले हाँ भाई बिल्कुल बताता हूं, मेरे पास में 2 चार्ट अकाउंटेंट्स है, ठीक है, मेरे पास में 2 चार्ट अकाउंट है, राम और श्याम, 2 सिंपल से चार्ट अकाउंटेंट से बोले मेरे पास में, एक राम है और एक श्याम है, ठीक है, दोनों हर साल खत्म होने के बाद दोनों चेकलिस्ट भरते हैं। राम इंडिपेंडेंटली इवेंट्स को एनालाइज करता है, एडजस्टिंग इवेंट्स आइडेंटिफाई करके एंट्रीज प्रपोज करता है। श्याम इंडिपेंडेंटली वही काम करता है, हर हफ्ते दोनों मेरे पास में आते हैं, एंट्रीज प्रपोज करते हैं, मैं स्टडी करता है, एनालाइज करता है और एंट्रीज को अप्रूव करता है कि एंट्री पास होनी चाहिए। ऐसा हर हफ्ते होते हैं। वाह क्या सिस्टम है आपका, मजा आ गया। अंडरस्टैंड मैनेजमेंट्स प्रोसीजर फॉर एनालाइजिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड आइडेंटिफाइंग एडजस्टिंग इवेंट्स। हमने समझ लिया उसको, बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर बोले साहब हमारे पास में ऑलरेडी लिस्ट है,
पिछले साल में एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से थे, इस इंडस्ट्री में एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से रहते हैं, आपके यहाँ पे क्या क्या एडजस्टिंग इवेंट्स हो सकते हैं। मैं आपको लिस्ट पूछ रहा हूँ, मैं आपको सवाल जवाब कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ दोस्तों। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, इंक्वायरी करूंगा कि ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए हैं क्या, बस उसके जवाब देते जाओ, अपने आप हमको एडजस्टिंग इवेंट्स मिलते जाएंगे, तो हम इंक्वायरी कर लेंगे। तो मैनेजमेंट से हम लोगों ने पहले अंडरस्टैंड कर लिया उनकी प्रोसीजर्स, फिर इंक्वायरी में उनसे बहुत सारे सवाल जवाब कर लिए विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड एडजस्टिंग इवेंट्स। बहुत बढ़िया। तो ओरल की दो बातें हो गई। डॉक्यूमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी में, कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मिनट्स। भाई साल खत्म होने के बाद में जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स हुई है, उसके मिनट्स मुझे चाहिए। मुझे देखना है कि वो मिनट्स में क्या डिस्कस हो रहा है, वो मिनट्स में से मुझे एडजस्टिंग इवेंट्स की हिंट मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मिनट्स में देखो प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड की एंट्री नहीं होनी चाहिए लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में आना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मुझे वहां से मिल सकती है, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन, तो वो मुझे ला कर दीजिए। फिर साल खत्म होने के बाद में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बोलते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ईयर एंड के बाद के लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ईयर एंड के बाद के सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साल खत्म होने के बाद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी अगर 1 2 3 महीने की हुए तो वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो दीजिए, मैं देखना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर के बड़े बड़े इनकम्स और एक्सपेंस को देखना चाहता हूं। मैं बड़े बड़े इनकम्स और एक्सपेंस को देखना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है, उसको देखना चाहता हूं, क्योंकि वहां से मुझे सब्सिक्वेंट इवेंट्स की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेट्स फ्रीज गाइस, ओरली मैंने उनकी सिस्टम अंडरस्टैंड कर ली, इंक्वायरी कर ली, डॉक्यूमेंट्स में रीड मिनट्स मैंने रीड कर लिए, और सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो मैंने देख लिया। दो चीजें ओरली हो गई, दो चीजें डॉक्यूमेंट्री हो गई, ये ऑडिट प्रोसेस खत्म हो गई। सबसे पहला पॉइंट, क्या हमारे ड्यूटी में आता है? बिल्कुल, माना साल खत्म हो चुका है फिर भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स को एनालाइज करना, एडजस्टिंग इवेंट्स को आइडेंटिफाई, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को एनालाइज, ठीक है, माना कि साल खत्म हो गया है फिर भी, ठीक है, ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना कि क्या मैनेजमेंट ने अपना काम बराबर किया ना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को बराबर एनालाइज किया ना, एडजस्टिंग इवेंट्स को बराबर आइडेंटिफाई किया ना, ये हमारी जिम्मेदारी में आता है, हमारी ड्यूटी में आता है। ड्यूटी को निभाने के लिए हम लोग 4 ऑडिट प्रोसीजर, 2 चीजें ओरल से कनेक्ट हो गई, 2 चीजें डॉक्यूमेंट से कनेक्ट हो गई। अब अगर ये प्रोसेस के दौरान हमको एडजस्टिंग इवेंट्स मिले तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे इसको आप प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर करिए, इसकी प्रॉपर्ली आप अकाउंटिंग कर लिए। अगर आइडेंटिफाई हुआ तो बोलेंगे प्रॉपर्ली अकाउंटिंग कर ले। अगर प्रॉपर्ली अकाउंटिंग कर लिया तो बहुत बढ़िया, अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमको ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई एडवर्स करना पड़ सकता है। आखिरी में हमेशा मन में डर लगता है कि मैनेजमेंट के हाथ से कोई एडजस्टिंग इवेंट छूट तो नहीं गया। मैनेजमेंट के हाथ से डर लगता है कि मैनेजमेंट के हाथ से कोई एडजस्टिंग इवेंट छूट तो नहीं गया, हमेशा मन में डर लगा रहता है, ठीक है, हमेशा मन में डर लगा रहता है। तो फिर ऐसे केस में भाई कुछ छूट तो नहीं गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं तुम तुम्हारे लेटर हेड पर लिख कर दो, तुम तुम्हारे लेटर हेड पे एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख कर दो कि हम लोगों ने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को अच्छे से एनालाइज किया, सारे एडजस्टिंग इवेंट्स बराबर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग कर ली और उसकी पूरी जानकारी हमने ऑडिटर को दे दी, कुछ भी छुपाया नहीं है। बहुत बढ़िया, ये पढ़ के दिल खुश हो गया। गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स, यही लिखना है अगर कुछ क्लैरिफाई नहीं करते। और अगर सीधा आया क्या जिम्मेदारी है फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, ये आपको लिखना है। हमारी जिम्मेदारी में आता है पॉइंट नंबर 1 क्या ऑडिट प्रोसेस कराएंगे, पॉइंट नंबर 2 एडजस्टिंग इवेंट्स की हम अकाउंटिंग करवाएंगे, पॉइंट नंबर 3 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब अगला इससे भी प्यारा बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है फैक्ट्स। ठीक है, क्या होता है अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद में ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दे, देखो हम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। ऋतिक का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ऋतिक, ठीक है, ऋतिक ने भाई साहब अपने जो ऋतिक भाई है
ऋतिक होनार बुद्धिमान शक्तिमान हमारे ऑडिटर है, ऋतिक ने ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर दिया। 3 महीने से कंटिन्यूस काम कर रहा था बिना किसी ब्रेक के। 3 महीने से कंटिन्यूस काम कर रहा था बिना किसी ब्रेक के। ऋतिक एकदम पगला गया था, सब कुछ साइन मारता है और बोलता है मुझे रिलैक्स होना है, मैं गोवा जाना चाहता हूँ। गोवा चला जाता है। गोवा में बीच के ऊपर सुबह 5 बजे बढ़िया बीच के ऊपर है, गलत मत समझो, रिलैक्स कर रहा है, योगा कर रहा है, नींबू पानी पी रहा है, तुम गलत समझ रहे हो, ठीक है। अब अचानक साइन कर लिया उसने, अचानक सब कुछ साइन वाइन सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड क्या बोलता है। स्टैंडर्ड ये बोलता है कि वंस यू साइन ऑडिट रिपोर्ट, एक बार आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हो, ठीक है, उसके बाद में इट इज नॉट ऑडिटर्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर। एक बार ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन कर देता है, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं। लेकिन फिर बट बोलता है, लेकिन बोलता है कहीं से भी इंफॉर्मेशन अगर मिल जाती है, कोई ईमेल से, कोई फ्रेंड ने बताया, किसी कलीग ने बताया, न्यूज़पेपर से, कहीं से भी अगर उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर उसको फैक्ट्स पता चलते हैं, इंफॉर्मेशन पता चलती है, पहले की कोई इंफॉर्मेशन पता चलती है, जो उसको पहले पता होता तो वो अपना ओपिनियन ही बदल देता। अगर उसको फैक्ट्स पता चलते और ऐसे फैक्ट्स पता चलते जो उसको पहले पता चलता, जो उसको पहले पता चलता, तो वो उसका ओपिनियन ही बदल जाता दोस्तों, ठीक है। तो फिर उसको ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो बंदा आराम से पड़ा था, अचानक उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है, एक न्यूज ऐप का पॉपअप आता है कि जिस कंपनी में अभी वो ऑडिट करके आया, वहां पे गवर्नमेंट के लोगों ने छापा मारा और 100 करोड़ का स्टॉक डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि वो 100 करोड़ का स्टॉक आउटडेटेड था, एक्सपायर्ड था। हे भगवान, ये चीजें एक्सपायर्ड थी, मुझे अभी पता चली, ये उसके लिए फैक्ट्स है। अगर उसको कहीं से भी फैक्ट्स पता चलते हैं जो उसको पहले पता होते, तो वो अपना ओपिनियन बदल देता। क्या करना पड़ेगा? बैग पैक करो, वापस आओ, ठीक है। इमेजिन करो, बैग पैक किया, गोवा से वापस आया गुस्से में। सबसे पहले जाना है मैनेजमेंट के कैबिन में और डिस्कस करना है क्या ये बात सच है। बोले बिल्कुल ये बात सच है। आज से 6 महीने पहले गवर्नमेंट ने एक्सपायरी पीरियड चेंज किया था दवाइयों का। हमने नई दवाइयों का स्टिकर तो बदल दिया, लेकिन पुराने स्टॉक का स्टिकर नहीं बदला था और उसमें से कुछ एक्सपायर्ड स्टॉक थे, उनको डिस्ट्रॉय हमने नहीं किया था। ये बिल्कुल सच बात है, हमारे हाथ से गलती थी। गवर्नमेंट के लोगों ने छापा मारा और ये सब किया। तो पहले जाके उनके कैबिन में बैठो, सारी बात डिस्कस करो, फैक्ट्स क्या अच्छे से समझ में आओ, फिर अपने केबिन में आओ, फिर अपने केबिन में आकर बैठो। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करना जरूरी है? ऑफ कोर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 करोड़ का जो स्टॉक है वो एक्सपायर्ड स्टॉक है। बैलेंस शीट में से 100 करोड़ हटाना जरूरी है, 100 करोड़ का डेबिट पीएनएल में लगना जरूरी है। अपने कैबिन में आकर बैठो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बदलना जरूरी है क्या, ठीक है। फिर अपने कैबिन से फोन लगाओ कि भाई क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने को रेडी हो? क्या फोन लगाया। अब 2 जवाब आ सकते हैं। एक, वो बोल सकता है हम रेडी है। देखो बहुत सिंपल सा फ्लो है दोस्तों। अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन करने में कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, लेकिन कहीं से भी अगर हमको फैक्ट्स पता चले, जो ओपिनियन बदल दे रहा है, इतने बड़े फैक्ट्स अगर हमको पता चले, पहले उसके केबिन में घुसेंगे, डिस्कस करेंगे। अपने केबिन में, ऐसे ही आपको याद रखना है, उसके केबिन में घुसेंगे, डिस्कस करेंगे, अपने केबिन में घुसेंगे, डिटरमाइन करेंगे, फिर फोन करेंगे कि भाई तू बदलने को तैयार है क्या? अगर वो बदलने को तैयार है, बहुत बढ़िया। अगर वो बदलने को तैयार है, बहुत ही बढ़िया। तो फिर उसको बोलेंगे काम करो, आप रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, मैं आपको रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा। बहुत बढ़िया। बोले ठीक है, रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर ऑन अमेंडमेंट सबसे पहले। अब ठीक है भाई, आप रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं। रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट बनाने के पहले पॉइंट नंबर 1, हम लोग ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। ये सब्सिक्वेंट इवेंट का जो अमेंडमेंट है, 100 करोड़ के स्टॉक को जो राइट ऑफ करना है, ठीक है, हम उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अब आपकी ऑडिट रिपोर्ट की अब नई डेट आएगी। ऑडिट रिपोर्ट की आपकी नई डेट आएगी। अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स की चेकिंग हम नए डेट तक एक्सटेंड करेंगे। बहुत सिंपल है। पहले सब्सिक्वेंट इवेंट का अमेंडमेंट चेक करेंगे। अब रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट की नई डेट होगी, उस दिन तक के सब्सिक्वेंट इवेंट्स की हम ऑडिट प्रोसीजर्स लगा देंगे, ठीक है। ऑडिट प्रोसेस हमने कर दी, उसके बाद में नई ऑडिट रिपोर्ट हम लोग साइन करेंगे, नई ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। उसमें भी ध्यान रखना है, ऑडिट रिपोर्ट तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन नहीं करते। देखो 1A 1B 2A 2B, सब्सिक्वेंट इवेंट के जो अमेंडमेंट है उसको चेक करेंगे। उसके बाद में नए ऑडिट रिपोर्ट तक के
जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है उसको हम लोग चेक कर लेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट्स की जो चेकिंग है एक्सटेंड कर लेंगे न्यू ऑडिट रिपोर्ट तक। पहला जो 1 पॉइंट है 1A और 1B, 1A और 1B जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट चेकिंग से डील करता है, 2A 2B ऑडिट रिपोर्ट से डील करता है, 2A 2B ऑडिट रिपोर्ट से डील करता है। नई ऑडिट रिपोर्ट देंगे और नई ऑडिट रिपोर्ट को तभी साइन करेंगे जब रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो जाएंगे उसके बाद में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमने हमारा काम कर दिया, तुमने तुम्हारा काम कर दिया, ठीक है, तुमने रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया, हमने रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट दे दी, सब खुश, मजे में, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ये अमेंड नहीं करना चाहते दोस्तों, अगर ये अमेंड नहीं करना चाहते, तब अगर ये अमेंड नहीं करना चाहते, मैनेजमेंट डजंट वांट टू अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन कोई लॉ है, कोई लॉ है जो बोलता है, ठीक है, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करना चाहिए, जरूरी है क्योंकि ये बराबर नहीं है, या फिर ऑडिटर को ऐसा लगता है, लॉ नहीं भी था तो ऑडिटर को ऐसा लगता है नहीं इनको अमेंड होना चाहिए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। अगर लॉ बोलता है कि अमेंड करो या फिर ऑडिटर को लगता है अमेंड करो, तो ऑडिटर बोलेगा भाई चेंज अब नहीं कर रहे हो, चेंज गलत कर रहे हो। मैनेजमेंट बोल रहा है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बदलेंगे, जबकि लॉ बोल रहा था बदलो, ऑडिटर को लगता है बदलना चाहिए, मतलब ऑडिटर को लग रहा है गलत हो रहा है, ऑडिटर फील्स समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन। तो फिर क्या करेगा ऑडिटर? लिखा है स्टैंड के अंदर, अभी तक अगर इफ ऑडिट रिपोर्ट अभी तक डिलीवर नहीं हुई है, इफ ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट येट डिलीवर्ड, he should not provide the audit report, he should not provide the signed audit report, he should modify the audit report, उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहिए, उसने अपने ऑडिट रिपोर्ट को चेंज करना चाहिए, ठीक है, उसमें लिखना चाहिए ये चीजें गलत है और मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देनी चाहिए। अगर वो ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी दे चुका है, ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी दे चुका है, तो उसने दोष चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाना चाहिए कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिवीजन की जरूरत है, तुम्हारा मैनेजमेंट रिवीजन नहीं कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, रिवीजन करवा दो। अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू के लोग बात नहीं मान रहे, बहुत ही बुरी बात है, हमको बोला है टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, हम लोग पब्लिक नोटिस डालेंगे कि भाई हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं, हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट विड्रॉ, जो हमने पुरानी ऑडिट रिपोर्ट दी थी उसको विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि अब वो भरोसेमंद नहीं है। हम हमारे बारे में कुछ भी बोल सकते, हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं, दैट्स इट। बिना ऑडिट रिपोर्ट के एजीएम हो ही नहीं सकती। या फिर दूसरा, गो एंड स्पीक एट एजीएम, सेक्शन 146 का अपने पास में राइट है, गो एंड स्पीक एट एजीएम, वो कर सकते हैं। लेट्स फ्रीज गाइस, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर वो अमेंड करने के लिए रेडी नहीं है तो ये अनर्थ है। लॉ बोल रहा था अमेंड करो, ऑडिटर को लगा था अमेंडमेंट होना चाहिए, अनर्थ हो रहा है। अगर ऐसा अनर्थ हो रहा है, ऑडिट रिपोर्ट अभी तक फिजिकली दी नहीं थी तो मॉडिफाई करके प्रोवाइड करो, और अगर दे चुके थे रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू को ऐसा मत करो, इसको रिवाइज करो। नहीं मान रहे ये लोग, ठीक है, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, पब्लिक नोटिस भी दे सकते हैं या फिर वी कैन गो एंड स्पीक एट एजीएम आल्सो। लेट्स फ्रीज गाइस, बड़ा प्यारा था। फैक्ट्स अगर पता चले बाद में तो क्या होगा, ऐसे तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्योंकि, लेकिन फैक्ट्स बहुत बड़े हैं, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती है। उसके कैबिन में जाके डिस्कस किया, अपने कैबिन में आके डिटरमाइन किया, फोन करके बोला कि भाई अमेंड कर रहा है क्या, अमेंड करेगा तो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट, अमेंड नहीं करेगा, बात नहीं सुनेगा हमारी, तो हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। ठीक है, बहुत प्यारा सा 560 चल रहा है दोस्तों। सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर AS4 इंडिया स्टैंड देख लिया, सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर ऐसे 560 हम लोगों ने देख लिया। ऑडिटर की जिम्मेदारी, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने तक क्या जिम्मेदारी होती है, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने तक क्या जिम्मेदारी होती है वो भी हमने देख लिया। ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद क्या जिम्मेदारी, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद क्या जिम्मेदारी होती है वो भी हम लोगों ने देख लिया, वो भी हम लोगों ने देख लिया। आइए दोस्तों, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्ट्स। फिर ये ऐसे खत्म हो जाता है दोस्तों, फिर ये ऐसे आपको खत्म होता है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स। अगर फैक्ट्स पता चले आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पब्लिश्ड, मतलब इशूड, अभी जो हम डिस्कस करके आए थे वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर येट टू इशू, अभी तक इशू नहीं हुआ। अगर फैक्ट्स पता चले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होने के पहले तो क्या करना। अब यहां पे अगर मुझे फैक्ट्स पता चले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने के बाद, तो पहली बात ध्यान से सुन लो, जितना हम ऊपर अभी डिस्कस करके सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा, सब कुछ वैसा का वैसा। ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद में ड्यूटी नहीं थी, सेम चीज, ठीक है, फिर भी कोई बात पता चली जो ओपिनियन बदल दे, सेम चीज, ठीक है, वही उसके कैबिन में जाके डिस्कस, अपने कैबिन में जाके डिटरमाइन, फिर इंक्वायर करना, सेम चीज। अमेंड करेगा तो क्या करेंगे, अमेंड नहीं करेगा तो क्या करेंगे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होने के बाद में हमको पता चला, ठीक है, ठीक है, अगर हमको पता चला तो जो ऑडिट प्रोसेस हमको परफॉर्म करनी है वो कॉपी पेस्ट वही है जो अभी हम लोग डिस्कस करके आए। कुछ एडिशनल चीजें करनी पड़ेगी, कुछ एडिशनल चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। हम मैनेजमेंट को बोलेंगे मैनेजमेंट देखो एक काम करना पड़ेगा, बोले क्या काम करना पड़ेगा,
मैनेजमेंट तेरे को एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले तेरे को सबको, मैनेजमेंट तेरे को सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो आपके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको रेफर मत करो, इसको डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, डोंट रिलाई ऑन इट, और हम आपको नया सेट भेज रहे हैं, इमीडिएटली सबको इन्फॉर्म कर दो। हम हमारे ऑडिट रिपोर्ट में ईएमपी और ओएमपी डालेंगे और लोगों को बताएंगे कि पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको इशू हो गए थे, सबको पब्लिश हो गए थे, उसके बाद ये पता चला है रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रहा है, रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ है, ये नया सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, रिवाइज सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ईएमपी ओएमपी डाल के देंगे। मतलब तुम भी सबको इन्फॉर्म करो कि पुरानी चीजों को छोड़ दो, नए फाइनेंशियल में भरोसा करो। हम भी ऑडिट रिपोर्ट में बताएंगे पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ऐसे थे, उसको छोड़ दो, ये नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको रेफर करो। तुम भी लोगों को अवेयर करो, हम भी लोगों को अवेयर करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट के लोग निकम्मे नालायक निकलते हैं, अप्रोप्रिएट स्टेप नहीं लेते, निकम्मे नालायक निकलते, अप्रोप्रिएट स्टेप नहीं लेते, तो हम जाएंगे, बोले मैनेजमेंट, हम जाएंगे टीसीडब्ल्यू के पास, माननीय महोदय ऐसा मत करिए, लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए, अनर्थ हो जाएगा। टीसीडब्ल्यू भी बात नहीं सुनते हैं, वापस हमारे पास क्या है, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि कुछ ऐसा करो कि लोग पुरानी चीजों पे विश्वास ना करें, ठीक है, लोग पुरानी चीजों को फॉलो ना करें, नई चीजों को करो। कुछ ऐसा करो दैट प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वापस आप पब्लिक नोटिस दे सकते हो या फिर गो एंड स्पीक एट एजीएम। गाइस यहाँ पे खत्म होता है हमारा ऐसे, बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ऐसे है। डेफिनेशन देखिए एज पर एएस फॉर इंडिया स्टैंड, फिर हमने देखी एज पर एसए 560, ऑडिटर की जिम्मेदारी टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर की जिम्मेदारी आफ्टर डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी, ठीक है, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पब्लिश्ड। सिर्फ कुछ एडिशनल बातें, मैनेजमेंट को भी थोड़ा एडिशनल काम करना पड़ेगा, और एज अ ऑडिटर हमको भी कुछ, एज अ ऑडिटर हमको भी कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा, हमको भी कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा। कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? बस यही है, इवेंट्स अगर यही, ठीक है, आप हमारा बीच में हमने ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया था। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? टारगेट। क्या टारगेट है ऑडिटर के सामने? क्या टारगेट है ऑडिटर के सामने दोस्तों? बहुत सिंपल, ऑडिटर के सामने सिंपल टारगेट है, ऑडिटर के सामने सिंपल टारगेट, ऑडिटर के सामने सिंपल टारगेट है। ऑडिटर को जाकर, ठीक है, टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और उसके बाद दो अलग अलग टारगेट। टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर को जाकर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करनी है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि मैनेजमेंट के लोगों ने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को बराबर एनालाइज किया, एडजस्टिंग इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग की। आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट तेरा टारगेट है, अगर तेरे को फैक्ट्स पता चलते हैं, इतने बड़े फैक्ट्स कि तेरा ओपिनियन बदल जाए, तो तूने ऐसे फैक्ट्स को सिस्टमैटिकली हैंडल करना चाहिए, अप्रोप्रिएटली तूने रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तेरे दो टारगेट, तो बहुत सिंपल, ऐसे 560 बोलता, तेरे दो टारगेट है। ऑडिट रिपोर्ट तक तुझे बातें, इवेंट्स पता चले, तो तू अगर ऑडिट रिपोर्ट तक तेरी जिम्मेदारियां अलग है, और ऑडिट रिपोर्ट के बाद तेरी जिम्मेदारियां अलग है। ऑडिट रिपोर्ट तक तेरे को अच्छी ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके देखना है कि इन्होंने बराबर एनालाइज किया ना सब्सिक्वेंट इवेंट्स को, एडजस्टिंग इवेंट्स को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर अकाउंटिंग की ना। उसके ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद में तेरे को अगर बड़े बड़े फैक्ट्स पता चलते हैं, तो तेरे को शांति से, आराम से उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, इस ऐसे में जैसे लिखा है वैसे। ये दो सिंपल टारगेट। अगर मोटा मोटी बोलूं, इवेंट्स को बराबर हैंडल करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट तक के इवेंट्स को बराबर हैंडल करना पड़ेगा, और ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद के फैक्ट्स को बराबर हैंडल करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं लेट्स सी एसए 570 की तरफ, ठीक है, हम लोग चलते हैं एसए 570 की तरफ। एसए 570 की तरफ चलते दोस्तों, बहुत सिंपल, गोइंग कंसर्न के ऊपर का, ठीक है, वो गोइंग कंसर्न के ऊपर का है। सबसे पहला 570 गोइंग कंसर्न के ऊपर का। गोइंग कंसर्न के बारे में एक आधा शॉर्ट नोट बता दो। अरे बोले बहुत सिंपल, तीन बातें समझाओगे। गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है दैट एंटिटी इज गोइंग टू कंटिन्यू बाय फोर्सेबल फ्यूचर। फोर्सेबल फ्यूचर मतलब नेक्स्ट 12 मंथ्स। फोर्सेबल फ्यूचर मतलब नेक्स्ट 12 मंथ्स, इतना बता दोगे। फिर आप बोलोगे गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट हो जाता है अगर मैनेजमेंट डिसाइड कर लेता है कि हमको ये बिजनेस बंद करना है। अगर मैनेजमेंट डिसाइड कर लेता है कि हमको ये बिजनेस बंद करना है, लिक्विडेट करना है, ठीक है, तो हम लिक्विडेट करना है, तो हम बोलते हैं
तो हम बोलते हैं कि भाई गोइंग, तो फिर हम ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि गोइंग कंसर्न इनवैलिड हो गया, या फिर कंपनी को बचाने का और कोई रियलिस्टिक तरीका बचा नहीं है, सेव करने का 12 महीने तक कंटिन्यू करने का कोई तरीका बचा नहीं है, तब हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न इनवैलिड हो चुका है। कब बोलते हैं हम लोग गोइंग कंसर्न इनवैलिड हो गया? मैनेजमेंट अपना मन बना चुका है धंधे को बंद करने का, तो हम बोलते हैं इनवैलिड हो चुका है। ठीक है, मतलब इमीडिएटली 12 महीने के अंदर बंद करने का, 12 महीने के अंदर बंद करने का, तो हम बोलते हैं इनवैलिड हो चुका है। बिजनेस को बचाने का कोई ऑल्टरनेटिव बचा नहीं है, फिर हम बोलते हैं वापस कि इनवैलिड हो चुका है। अकाउंटिंग उसके हिसाब से बदल जाती है। अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है तो हम हर चीज को हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे लेकर चलते हैं, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्रिशिएट करते रहते हैं। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट हो गया तो हम एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे लाते हैं, लायबिलिटीज को पेएबल वैल्यू पे लाते हैं और सारा लॉस हम लोग बुक कर लेते हैं। बस अगर आपको गोइंग कंसर्न के बारे में कुछ ज्ञान बांटना है तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है वो बता दो। गोइंग कंसर्न कब इनवैलिड होता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन कब इनवैलिड होता है उसका तुम ज्ञान बांट दो। अप्रोप्रिएट रहा तो कैसे अकाउंटिंग करनी पड़ती है वो बता दो, इनअप्रोप्रिएट रहा तो कैसे अकाउंटिंग करनी पड़ती है वो बता दो। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब यहां पर बिफोर ये जो इनिशियल पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। हम लोग 3 स्टेप्स की बात करते हैं, 3 स्टेप्स की बात करते हैं। आइए, पूरा जो स्टैंडर्ड है ना दोस्तों, जो पूरा स्टैंडर्ड है ये 3 स्टेप्स के ऊपर टिका हुआ है। पूरा का पूरा स्टैंडर्ड, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड आपके 3 स्टेप्स के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, क्या है ये 3 स्टेप्स? आइए देखते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 1, व्हाट आर दिस 3 स्टेप्स? व्हाट आर दिस 3 स्टेप्स? क्या है ये 3 स्टेप्स? हम लोग देखते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। क्या ये 3 स्टेप्स? हमारा पहला स्टेप है, हमारा पहला स्टेप है, हमारा पहला स्टेप है, हमारा पहला स्टेप क्या है? हमारा पहला स्टेप है, ऑडिटर का पहला स्टेप है, ऑडिटर का पहला स्टेप है, ठीक है, कंपनी में जाकर देखना क्या ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस है क्या विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न। ठीक है, विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न। बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस दिखना, ऑपरेशंस बराबर नहीं चलना, लीगल इश्यूज दिखना, ये बड़े बड़े लीगल इश्यूज दिखना, ये होते हैं इवेंट्स एंड कंडीशन विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न। स्टेप नंबर 1 है, कंपनी में जाकर देखो इवेंट्स एंड कंडीशन है क्या विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न। अगर है तो फिर एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करो, उसके तह तक जाओ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर करके उसके डेप्थ तक जाओ। ऑपरेशनल प्रॉब्लम है तो उसके डेप्थ तक जाओ, लीगल प्रॉब्लम है तो उसके डेप्थ तक जाओ और पता लगाओ प्रॉब्लम कितना बड़ा है, क्या सही में अगले 12 महीने तक ये लोग कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। स्टेप नंबर 3 में कंक्लूजन बनाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 में कंक्लूजन बनाना पड़ेगा गोइंग कंसर्न को लेकर और फाइनली हमको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ये 3 स्टेप्स जान है इस स्टैंडर्ड के। स्टेप नंबर 1 में लुक फॉर इवेंट्स एंड कंडीशन विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट और गोइंग कंसर्न। अगर इसे इवेंट्स दिखे तो एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करके तह तक जाओ और फिर कंक्लूजन बनाकर रिपोर्टिंग करो। आइए दोस्तों, और ये 3 स्टेप्स, किसी ने पूछा कि ऐसे 570 का ऑब्जेक्टिव क्या है? बस ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करना ऑब्जेक्टिव है। ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करना ऑब्जेक्टिव है। किसी ने पूछा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बस ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये 3 स्टेप परफॉर्म करना है उसका काम है और ऐसे की जान है ये 3 स्टेप्स। आइए, सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 आपको लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, स्टेप नंबर 1 है, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, स्टेप नंबर 1 है हमारा, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हम लोग जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में दोस्तों, स्टेप नंबर 1 में हम लोग जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं whether the events and condition which create significant doubt or going concern। तब उन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए, वो 2 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले वो बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे 315 के अंदर we go and understand entity and its environment including internal control system। ऐसे 315 बोलता है ऑडिट के इनिशियल स्टेजेस में आपको एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बिजनेस को जाके समझना होता है। बिजनेस को समझते वक्त आप देखिए कि क्या ऐसे इवेंट्स और कंडीशन है क्या जो आपके मन में सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। बहुत सिंपल है। तो जब 315 के अंदर इनिशियल स्टेजेस में यू आर अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, पूरा धंधा समझ ही रहे हो, तो आप वहां पर देखो क्या कोई ऐसे इवेंट्स और कंडीशन है क्या जो आपके मन में सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट। फिर हम लोग बोलते हैं
कि भाई मैनेजमेंट को बोलो, मैनेजमेंट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटरमाइन वेदर गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इट इज योर, तुम्हें तेरी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट तेरी जिम्मेदारी है भाई, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कि भाई ये तेरी जिम्मेदारी है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गोइंग कंसर्न, ये तेरी जिम्मेदारी है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है कि नहीं है, करेक्ट। तो हम तेरे को पूछना चाहते हैं, तूने प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया है क्या गोइंग कंसर्न का? बहुत सिंपल है, मैनेजमेंट को पूछेंगे कि भाई साहब तूने गोइंग कंसर्न को लेकर कोई प्रिलिमिनरी असेसमेंट, कोई प्रिलिमिनरी रिसर्च की है क्या, प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया है क्या, प्रिलिमिनरी रिसर्च किया है क्या? इफ आंसर इज यस, अगर आंसर यस है, ठीक है भाई, अगर भाई तुमने किया है तो दे दो, हम आराम से बैठ के उनका असेसमेंट पढ़ेंगे, क्या अगले 12 महीने तक फाइनेंशियली वो सर्वाइव कर पाएंगे क्या, ऑपरेशनली सर्वाइव कर पाएंगे क्या, लीगली सर्वाइव कर पाएंगे क्या, हम उसको ऑब्टेन करेंगे, उसको रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे इनके असेसमेंट में कोई इवेंट्स और कंडीशन है क्या जो हमारे मन में डाउट क्रिएट कर रहा है विद गोइंग कंसर्न। अगर मिल गया तो पूछेंगे कि ये प्रॉब्लम्स को तुम कैसे मैनेज करने वाले हो। तो मैनेजमेंट का जो असेसमेंट है गोइंग कंसर्न का, इवन दैट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट's assessment about going concern is a very good source of information for ECSD। अगर उन्होंने नहीं बनाया, अच्छा तुमने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट बनाया ही नहीं, क्यों नहीं बनाया? क्या तुम्हारे पास में इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग बेसिस है गोइंग कंसर्न को सपोर्ट करने के लिए? क्या तुम्हारे पास में इतना स्ट्रॉन्ग बेसिस है? क्या तुम्हारे पास इतना स्ट्रॉन्ग बेसिस कहां से है गोइंग कंसर्न को सपोर्ट करने के लिए? बोले हमारे पास में इन्वेस्टमेंट है 5,000 करोड़ के, हमारे पास में 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है भाई, वी हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ऐसा है। आप जाकर पूछो, ठीक है, कि क्या बेसिस, क्या इतना स्ट्रॉन्ग बेसिस है, क्या इतना स्ट्रॉन्ग आपके पास में एविडेंस है गोइंग कंसर्न को सपोर्ट करने के लिए? आपके पास इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे हैं, कैश रिजर्व्स है आपके पास में अगले 2 साल के ऑर्डर्स है, क्या है वो पूछ लो, ठीक है, अच्छा है। लेकिन एक बार मैं आपसे सिर्फ इंक्वायरी कर लूंगा, क्या कोई इवेंट्स और कंडीशन है क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट डाउट और गोइंग कंसर्न? देखो बहुत सिंपल है, ठीक है, हम लोग स्टेप नंबर वन में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्या इवेंट्स और कंडीशन है क्या क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट डाउट और गोइंग कंसर्न, ठीक है। 315 में धंधा समझते वक्त देख लेंगे ऐसे कोई ECSD है क्या, फिर मैनेजमेंट का असेसमेंट, प्रीलिमिनरी असेसमेंट होगा वो मंगवाएंगे, ECSD है क्या, नहीं है, नहीं बनाया तुमने, क्यों नहीं बनाया, क्या रीजन है, क्या बेसिस है, गोइंग कंसर्न में तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों, वो बताओ, ठीक है, पूछताछ कर लेंगे ECSD है क्या। फिर पूरे ऑडिट में अलर्ट रहेंगे, 2 स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद में, गोइंग कंसर्न के 2 स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद में पूरे ऑडिट में अलर्ट रहेंगे, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या, कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या विच इज इवेंट्स और कंडीशन क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट डाउट और गोइंग कंसर्न। अगर ऐसा मिल रहा है तो इमीडिएटली हम लोग गोइंग कंसर्न की रिस्क को चेंज करेंगे कि भाई गोइंग कंसर्न में रिस्क है, और ऑडिट प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, 315 में धंधा समझते जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, मैनेजमेंट के असेसमेंट से जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, फिर बाद में अलर्ट रहेंगे, कहीं से भी कोई जानकारी मिले तो अपनी जानकारी मिले तो अपने असेसमेंट को हम लोग चेंज कर देंगे। आइए दोस्तों, नाउ स्टेप नंबर 1 में अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, स्टेप नंबर 1 ही चल रहा है अभी भाई, सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम आपको नींद में से भी उठाया तो आपको पता होना चाहिए। 3 तरह के इवेंट्स और कंडीशंस होते हैं विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट और गोइंग कंसर्न। 3 तरह के इवेंट्स एंड कंडीशंस होते हैं, 3 तरह के इवेंट्स और कंडीशन होते हैं विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट और गोइंग कंसर्न। फाइनेंशियल इवेंट्स एंड कंडीशंस होते हैं, बहुत फेमस। ऑपरेशनल इवेंट्स एंड कंडीशंस होते हैं, बहुत फेमस। और अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसमें सबसे फेमस है लॉ रिलेटेड इवेंट्स एंड कंडीशंस, कैटास्ट्रॉफ रिलेटेड और लॉ रिलेटेड। आइए एक करके देखते हैं। सबसे फाइनेंशियल, ठीक है,
हमने जो फाइनेंशियल है उसको भी याद रखने के लिए 3 हिस्सों में बांटा है। इन द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग बिजनेस, कुछ अपने इवेंट्स एंड कंडीशंस है इन द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग बिजनेस, ठीक है। फिर कुछ अपने बोरोइंग से रिलेटेड है और कुछ अपने क्रेडिटर से रिलेटेड है। आइए, इन द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग बिजनेस, अगर आपको दिख रहा है कि सेल्स कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू, एंटिटी का रेवेन्यू कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, सेल्स कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, फिर आपको दिख रहा है प्रॉफिट्स कम होते आ रहे हैं, कंपनी लॉसेस में जाती आ रही है, फिर आपको दिख रहा है कि कैश फ्लो नेगेटिव होता जा रहा है, पैसे खत्म होने की वजह से आपको दिख रहा है कि रेशियोज खराब हो जा रहे हैं, ये लोग पेमेंट्स नहीं कर पा रहे, डिविडेंड के, ठीक है, डिक्लेयर डिविडेंड के पेमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है, ऐसा अगर हो रहा है तो दीज आर, ये हमारे मन में डाउट क्रिएट करते विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। बोरोइंग के टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, स्टॉक लेवल मेंटेन करना, कैश बैलेंस मेंटेन करना नहीं कर पा रहे, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो है उसको नहीं, हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे। बोरोइंग मैच्योरिटी पे, बोरोइंग इज अप्रोचिंग मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट आ रही है, मैच्योरिटी पे पैसा कहां से पे करेंगे पता नहीं है, कोई भी इनका लोन भी रिन्यू करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। बहुत सारा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यूज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, बहुत ही बुरा साइन है ये, बहुत ही बुरा साइन है। नया प्रोडक्ट रेडी है लेकिन पैसा नहीं है उसको प्रोड्यूस करके बेचने के लिए, एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग लोन का मैच्योरिटी आ रहा है उसको रीपे नहीं कर पा रहे, कोई नया लोन देने को तैयार नहीं है, एक्सटेंड करने को तैयार नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग पे बहुत डिपेंडेंसी हो गई है, नए प्रोडक्ट करने के लिए, धंधा करने के लिए पैसा नहीं है। तो आपके कुछ पॉइंट है इन द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग बिजनेस, कुछ पॉइंट आपके बोरिंग रिलेटेड है, फिर आपके कुछ पॉइंट है क्रेडिटर रिलेटेड, ठीक है, क्रेडिटर्स को टाइम पे नहीं कर पा रहे, अब क्रेडिटर बोल रहे हैं कि हम और टाइम नहीं देंगे, क्रेडिटर्स को टाइम पे नहीं कर पा रहे, एक पॉइंट हो गया, क्रेडिटर बोल रहे हैं हम और सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरा पॉइंट हो गया, क्रेडिटर ने अब शिफ्ट कर दिया कैश बेस पे, उधारी बंद, तू पहले पैसा देगा फिर तेरे को माल देंगे। ये सब इवेंट्स एंड कंडीशन है क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट डाउट और गोइंग कंसर्न, फाइनेंशियल इवेंट्स एंड कंडीशन है क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट डाउट और गोइंग कंसर्न। ऑपरेशंस में प्रॉब्लम है दोस्तों। आइए, जब भी ऑपरेशन आता है तो मेरे सामने ऐसा रहता है, ऑपरेशन में सबसे ऊपर मैनेजमेंट बैठता है, फिर परचेस होता है, फिर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में एम्प्लॉइज हेल्प करते हैं और फिर सेल होता है। आइए, टॉप मैनेजमेंट धंधा बंद करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, धंधा बंद करने के बारे में सोच रहा है, इट क्रिएट डाउट और गोइंग कंसर्न। वो भी अगर 12 महीने में बंद करने के बारे में सोच रहा है तो गोइंग कंसर्न तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। हाँ भाई, ओवर पीरियड ऑफ टाइम है, फिर भी हमारे मन में डाउट होता है। मैनेजमेंट अगर बिजनेस बंद करने के बारे में सोच रहा है, इट क्रिएट्स डाउट और गोइंग कंसर्न। टॉप मैनेजमेंट से बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए, कौन चलाएगा कंपनी को, क्रिएट्स डाउट और गोइंग कंसर्न, ठीक है। परचेस, एक रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, कहां से रॉ मटेरियल आएगा, कैसे काम करेंगे, इट क्रिएट्स डाउट और गोइंग कंसर्न। प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन है, बहुत प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी में, इट क्रिएट्स डाउट और गोइंग कंसर्न। एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, लेबर प्रॉब्लम्स बहुत चल रहे हैं, क्रिएट्स डाउट और गोइंग कंसर्न। मार्केट में सेल करने गए, आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया, आपकी फ्रेंचाइजी कैंसिल हो गई, मार्केट में बहुत ही नया कोई कॉम्पिटिटर आ गया, जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आ गया जिसका ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं है, इट क्रिएट्स डाउट और गोइंग कंसर्न। टॉप मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, परचेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेल रिलेटेड प्रॉब्लम है, इट क्रिएट्स डाउट ओवर गोइंग कंसर्न, ठीक है। ये आप करता है दोस्तों, ये आपका डाउट क्रिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। आइए, फिर नेक्स्ट है अदर्स में, कैटास्ट्रॉफ है दोस्तों। बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया है, और अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योरेंस चीज है, अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योरेंस चीज है, कैसे लॉस की भरपाई होगी, डाउट और गोइंग कंसर्न। लॉ, बहुत बड़े लॉ का नॉन कंप्लायंस है, ठीक है, बैंक में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं कर रहे, क्या होगा, डाउट और गोइंग कंसर्न। गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल रही है, हो सकता है बिजनेस पे बैन लग जाएगा, डाउट और गोइंग कंसर्न। बहुत बड़ा कोई प्रोसीडिंग केस चल रहा है, हार गए तो वाट लग जाएगी, क्रिएट्स डाउट और गोइंग कंसर्न, ठीक है गाइस। आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। यहाँ पे 3 तरह के थे आपके, फाइनेंस रिलेटेड, ऑपरेशन रिलेटेड और आपके अदर्स में लॉ, कैटास्ट्रॉफ रिलेटेड और लॉ रिलेटेड। अब आते हैं आपका स्टेप नंबर 2। अब आता है स्टेप नंबर 2। दोस्तों, अभी मुझे लगता है कि हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ऐसे, ठीक है,
हम लोग ऐसे 570 अभी खत्म कर लेंगे अच्छे से, मुझे लगता है इतना भी हम अच्छे से खत्म कर लें, बहुत बढ़िया है। अगले सेशन में हम लोग ऐसे 580 को ले लेंगे। अगले सेशन में विल टेक ऐसे 580। ठीक है, आइए नाउ फटाफट स्टेप नंबर 2। अगर स्टेप नंबर 1 में आपको इवेंट्स और कंडीशन मिले विच क्रिएट डाउट और गोइंग कंसर्न, तो हमको एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करना है। वी हैव टू कलेक्ट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, more and more financial information, more and more operational information, more and more legal information। जो भी इश्यूज और मैटर्स है हमको और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है और हमको देखना है क्या सही में गोइंग कंसर्न के ऊपर खतरा है क्या, वेदर गोइंग कंसर्न इन डेंजर। उसको हम बोलते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी। हमको देखना है कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या। मटेरियल अनसर्टेनिटी का ब्रॉड मतलब क्या है, जब कोई अनसर्टेनिटी इतनी बड़ी हो जाए कि हमको जाकर कंपनी के टीसीडब्ल्यू को बात बतानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी। लेकिन इसका स्पेसिफिक मतलब, समझने वाला मतलब क्या है, जब गोइंग कंसर्न डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स मतलब गोइंग कंसर्न सही में डेंजर में है, हमको देखना पड़ेगा क्या सही में इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, तलवार लटक रही है क्या, तो हम बोलते हैं कि भाई गोइंग कंसर्न इज इन डेंजर। हमको ये भी देखना कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स है क्या। मिटिगेटिंग फैक्टर्स मतलब पॉजिटिव फैक्टर्स जो कॉम्पनसेट कर रहे हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी को और गोइंग कंसर्न के चांसेस को बढ़ा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर। देखो मटेरियल अनसर्टेनिटी रहना मतलब गोइंग कंसर्न खत्म हो गया ऐसा नहीं है, हमको प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ती है। अगर आज भी हमको लगता है कि सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है तो गोइंग कंसर्न इज वैलिड। अगर 50% से कम हो गई तो फिर हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न इज इनवैलिड। तो आइए दोस्तों, स्टेप नंबर 1 में अगर इवेंट्स एंड कंडीशन मिलते हैं विच के डाउट और गोइंग कंसर्न, तो स्टेप नंबर 2 लगाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 इज वेरी सिंपल, एडिशनल प्रोसेस। आपको एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, आपको ढेर सारी, ठीक है, आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू कलेक्ट लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न डेंजर में है क्या, मतलब उसके ऊपर मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या। आपको यह भी देखना पड़ेगा कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स है ना। अब इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करना, कुछ कंपलसरी ऑडिट प्रोसीजर्स है और मैं आपको बता दूं यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपलसरी ऑडिट प्रोसीजर्स है, उसके बाद में कुछ ऑप्शनल ऑडिट प्रोसीजर्स है। इसके पूछने के चांसेस बहुत कम है, तो अभी हम लोग जो कंपलसरी वाले पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। नाउ लिसन, अब इसमें 3 पॉइंट्स फ्लो में है मैंने बोला है और 3 पॉइंट्स स्पेशल है। क्या करेंगे हम लोग, मैनेजमेंट को बुलाएंगे। इफ यू हैव स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड गोइंग कंसर्न असेसमेंट, so we are instructing you that please prepare management's assessment about going concern and give that assessment to us, and please cover these financial, operational and legal matters in your assessment। मैनेजमेंट को बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि अगर आपने अभी तक मैनेजमेंट असेसमेंट अबाउट गोइंग कंसर्न नहीं बनाया है तो अब समय आ चुका है कि प्लीज आप इसको बनाइए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एनालाइज करिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाइए, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, लीगल, आप सर्वाइव कर पाएंगे ना, इसको स्टडी करिए, एनालाइज करिए और वो असेसमेंट हमको दे। वो असेसमेंट लेकर हम लोग बैठेंगे, दैट इज गोइंग टू बी बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मुद्दों को लेकर बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा। फिर अब उनका असेसमेंट लिया, वो असेसमेंट में आपको मिलेगा, फिर उनको बोलेंगे आपका क्या प्लान, मुद्दे तो पूरे समझ गए, बोले व्हाट इज मैनेजमेंट्स प्लान टू रिजॉल्व द इश्यूज। मैनेजमेंट का क्या प्लान है कि फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, लीगल इश्यूज को रिजॉल्व कर दे। ये सारे मुद्दों को रिजॉल्व कर दे और कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्लान है। पैसे कहां से लाने वाले हो, फिक्स एसेट बेच के, इन्वेस्टमेंट्स को बेच के, ऑपरेशनल इशू कैसे सॉल्व करने वाले हो, लीगल इश्यूज कैसे सॉल्व करने वाले हो। हम खास करके देखेंगे आपके प्लान एडिक्वेट है क्या, सही में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, कंपनी को बचा पाएंगे क्या, और क्या वो प्रैक्टिकल है, फीजिबल है, आर दे एडिक्वेट भी है क्या और फीजिबल है क्या। हम आपके प्लान स्टडी करना चाहते हैं। अब देखिए आपके इश्यूज, आप मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न से एकदम इन डेप्थ आपके सारे प्रॉब्लम हमने समझ लिए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोगों ने समझ लिए। फिर मैनेजमेंट के प्लान भी देख लिए कि कंपनी को प्रोटेक्ट कैसे करने वाले। अब मैनेजमेंट को बोले ठीक है, आप
अगले 12 महीने का कैश फ्लो का फोरकास्ट बनाइए। अगले 12 महीने में कहां से कितना कैश इनफ्लो होने वाला है और कितना कैश आउटफ्लो होने वाला है, इसका एक फोरकास्ट बनाइए। कौन से महीने में शॉर्टेज होने वाला है, पैसे कहां से आएंगे वो आप बताइए। ठीक है, वो आपको बताना, वो आप कैश फ्लो फोरकास्ट बनाइए। कैश फ्लो फोरकास्ट में हम लोग चेक करेंगे कि जो डेटा यूज किया है, जब भी फोरकास्ट बना तो जो डेटा लगता है कि भाई आपने बेसिक बेसिक रिसीट का, पेमेंट्स का डेटा आपने कहां से लिया है, और उसके ऊपर आपको अजम्पशन लगाने पड़ते हैं कि अगले साल रिसीट कम ज्यादा होंगे, कितने परसेंटेज से होंगे, पेमेंट्स कब ज्यादा हो, कितने परसेंटेज से होंगे, अजम्पशंस हम एज ऑडिटर चेक करेंगे। तो इन्होंने जो बेसिक डेटा लिया, कहां से डेटा लिया, इज इट कंप्लीट, इज इट एक्यूरेट, इज इट रिलायबल, इज इट रिलेवेंट, डेटा सही है ना। फिर हम ये देखेंगे आपके जो अजम्पशंस है वो रियलिस्टिक है ना, कि सही में रेवेन्यू इतने से बढ़ेगा, खर्चे इतने से बढ़ेगा, भाई अजम्पशन बराबर है ना, वो हम लोग देखेंगे। और फिर ये बहुत सिंपल 3 बातें फ्लो में, पहले मैनेजमेंट का असेसमेंट लिया, मुद्दे अच्छे समझे, फिर उनके प्लान को अच्छे से समझा, प्लान लगाने के बाद उनका कैश फ्लो फोरकास्ट कैसे दिख रहा है वो हमने देखा। ठीक है, तीनों पॉइंट कनेक्टेड है। पहले उनका असेसमेंट लेके प्रॉब्लम्स डीप तक समझे, फिर उनके प्लान क्या है बचाने के वो हमने समझा, प्लान लगाकर अब आज उनका कैश फ्लो फोरकास्ट कैसे लग रहा है वो हमने देखा। 3 सबसे मुद्दे की बातें, सबसे इंपॉर्टेंट बातें, 3 स्पेशल। हम पूछेंगे कि ये तूने सारे असेसमेंट अभी जो तूने बताया, मैनेजमेंट का असेसमेंट, मैनेजमेंट का प्लान, तुम्हारा कैश फ्लो फोरकास्ट, ये जो 3 चीजें तू मुझे बता रहा था, ये कब की बनी हुई है? बोले 31 जुलाई की है। बोले अभी हम कहाँ पे? बोले अभी हम लोग मई के महीने में। भाई साहब पिछले महीने जुलाई का है। ये जितने भी असेसमेंट्स बने हैं वो डेट से लेके अभी के डेट तक के जितनी भी फेवरेबल या अनफेवरेबल चीजें हुई है वो मुझे बता, और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये पूरे एनालिसिस में मुझे बता। ठीक है, डेट, प्रिपरेशन डेट के बाद की फेवरेबल अनफेवरेबल चीजें मुझे बता। मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से, कि मैनेजमेंट बोल रहा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट के तरफ से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि जो भी हमने प्लान बोले ये प्लान एडिक्वेट है, कंपनी को बचाने के लिए सफिशिएंट है प्लान, ये प्लान फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करना है, ऐसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए। 3 बातें जुड़ी हुई है एक में से, और 2 बातें आपकी स्पेशल है। बस इतना ही आपने बता दिया, बहुत है। ये ऑप्शनल है। अगर आप और छानबीन करना चाहते हो, अगर आप दोस्तों और छानबीन करना चाहते हो, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम लोग फोकस नहीं करते, रैपिड रिवीजन है, इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते, सिर्फ मैं ओवरव्यू देता हूं। ठीक है, यहां पर हम लोग पहले हम लोगों ने मैनेजमेंट के प्लान समझे थे, अब जो इन कंपनी से जुड़े हुए थर्ड पार्टीज है उनके प्लान हम समझना चाहते हैं। सबसे बड़ा कोर्ट होता है, ठीक है, कोर्ट में क्या क्या लिटिगेशन चल रहे हैं और कोर्ट क्या क्या एक्शन ले सकता है, उससे छोटे रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो क्या एक्शन ले सकते हैं, उससे छोटे शेयर होल्डर्स है वो क्या करने का सोच रहे हैं, उससे छोटा मैनेजमेंट के और कोई दूसरे प्लान है क्या गोइंग कंसर्न के अलावा, वो क्या करने का सोच रहे हैं, डिबेंचर होल्डर कंपनी के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स के जो ऑर्डर अनफुलफिल्ड है वो लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ इनके प्लान देखे थे, अब थर्ड पार्टीज के प्लान देखो। सबसे बड़ा कोर्ट से रेगुलेटरी अथॉरिटी, उससे छोटे शेयर होल्डर, उससे छोटा मैनेजमेंट, उससे छोटा डिबेंचर होल्डर, उससे छोटा कस्टमर ऑर्डर्स। इतना बताया तो आगे बता ही देता हूं। ठीक है, तो थर्ड पार्टीज के प्लान समझो। अब वापस कैश फ्लो फोरकास्ट, वापस आप फोरकास्ट लेकर बैठो, इनको बोलो अगले 12 महीने का कैश फ्लो फोरकास्ट तो बनाया था, अगले 12 महीने का पीएनएल भी मुझे बना कर दे। ठीक है, मैं अब आराम से बैठकर देखूंगा और उसको डीप में एनालाइज करूंगा। इनकम्स कम हो गई तो कहां से आएगा पैसा, एक्सपेंस बढ़ गए तो कहां से आएगा पैसा, हम इसको और डीप एनालाइज करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। साथ में साल खत्म होने के बाद में सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साल खत्म होने के बाद में 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे। हम देखना चाहते हैं, तू बोल रहा था अगला साल ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, सही में वैसा है कि नहीं, ये मैं देखना चाहता हूं, सही में वैसा है कि नहीं। तो भाई थर्ड पार्टीज के प्लान देखेंगे, प्लान लगाने के बाद का कैश फ्लो फोरकास्ट कैसे लग रहा है उसको एनालाइज करेंगे, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर में सब्सिक्वेंट इवेंट, स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर के अंदर हम लोग सब्सिक्वेंट इवेंट्स देखेंगे। ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट देखेंगे। अब सब्सिक्वेंट इवेंट देखेंगे मतलब क्या, बहुत सिंपल, कि भाई साल खत्म होने के बाद में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है कि जिसका फेवरेबल अनफेवरेबल इंपैक्ट है गोइंग कंसर्न के ऊपर।
हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे थर्ड पार्टी से, लिख कर दो कि तुम कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाने को तैयार हो, तुम कंपनी को बोरिंग देने के लिए तैयार हो, लिख कर दो। यहां पर भी ठीक है, देखो ऊपर जो था वही है, यहां पर भी फ्लो की चीजें है, फ्लो के 3 पॉइंट है, मैनेजमेंट का असेसमेंट तो बन चुका है इसलिए वो पॉइंट निकाल दो। यहां पर भी प्लान्स है, थर्ड पार्टीज के प्लान्स है, यहां पर भी कैश फ्लो फोरकास्ट, पीएनएल फोरकास्ट है, उसका डिटेल एनालिसिस है। यहां पे 2 स्पेशल पॉइंट है, ठीक है, साल खत्म होने के बाद के सब्सिक्वेंट इवेंट्स और एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज। लेट्स फ्रीज गाइस। आइए अब स्टेप नंबर 2 भी हो गया, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, लिसन गाइस, स्टेप नंबर 3 में हमको कंक्लूजन्स बनाने पड़ते हैं। पहले हमको कंक्लूजन बनाना पड़ता है, 2 कंक्लूजन, ठीक है। हमको इवेंट्स एंड कंडीशंस मिल गए थे, हमको एडिशनल प्रोसीजर, हमने एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस निकाल लिया। सबसे पहला पार्ट 1, स्टेप नंबर 3 में हमको सबसे पहला कंक्लूजन बनाना पड़ेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर। क्या कंपनी में मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या? मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या? मटेरियल अनसर्टेनिटी का ब्रॉड मतलब क्या होता है? मटेरियल अनसर्टेनिटी का ब्रॉड मतलब जब कोई अनसर्टेनिटी इतनी बड़ी हो जाए कि उसका हेवी इंपैक्ट है गोइंग कंसर्न पे, और ये बातें टीसीडब्ल्यूजी, दोष चार्ज विद गवर्नेंस, और सबको पता होनी चाहिए, तो उसको हम लोग मटेरियल अनसर्टेनिटी बोलते हैं। उसका ब्रॉड मतलब है। उसका स्पेसिफिक मतलब व्हेन इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। It depends on it depends on happening or non happening of future, it depends on happening or non happening of future events। उसको हम लोग स्पेसिफिक मतलब बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक मतलब बोलते हैं। इतनी बड़ी स्पेसिफिक मतलब इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी है कि भाई उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग भी बहुत अच्छी खासी है और उसका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे अनसर्टेनिटी को हम लोग मटेरियल अनसर्टेनिटी बोलते हैं। देखिए स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले हमको कंक्लूजन मानना पड़ेगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल चुकी है, अब कंक्लूजन माना है। सबसे पहला कंक्लूजन कि क्या गोइंग कंसर्न डेंजर में है क्या? इसका मतलब क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या? मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी जो बड़े लोगों को, टीसीडब्ल्यूजी को, सबको बताना जरूरी हो चुका है। उसका स्पेसिफिक मतलब है कि बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करता है हैपनिंग, गोइंग कंसर्न डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ दिस। इसका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी और बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट है। अब ध्यान से सुनो, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है, डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है, तो मैनेजमेंट को बुलाएंगे, बैठ बेटा, देख बेटा, स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले हमने सोचा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या, क्या गोइंग कंसर्न डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, क्या ऐसा है क्या? तो हमको जवाब मिला हाँ। अब तू एक काम करेगा, तेरे नोट्स टू अकाउंट्स में जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स एंड कंडीशंस है, ऑपरेशनल इवेंट्स एंड कंडीशंस है, लीगल इवेंट्स एंड कंडीशन है, वो समझाएगा। फिर तू ये बताएगा मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, मटेरियल बताएगा कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी है इस एंटिटी के अंदर, और वहां पे पहली सिचुएशन दोस्तों प्रॉब्लम्स है और मटेरियल अनसर्टेनिटी है। तो हम बोलेंगे तेरे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये सिचुएशन नंबर 1, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल इवेंट्स है, जो भी प्रिंसिपल इवेंट्स है क्लियरली बोलना पड़ेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी है, और एक वार्निंग देनी पड़ेगी लोग, बिकॉज ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी दे मे नॉट बी एबल टू रियलाइज एसेट्स, they may not be able to realize assets in regular course of business, they may not be able to realize assets in real course, may not be able to realize assets, may not be able to realize asset in normal course of business and pay liabilities in normal course of business। बताना पड़ेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी की वजह से हो सकता है एसेट्स नॉर्मल कोर्स में रिकवर ना हो पाए और लाइबिलिटीज बराबर पे ना हो पाए। देख मैनेजमेंट, तेरे को लोगों को चेतावनी देनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बात होगी, अब पानी सरकर ऊपर चला गया है, तेरे को बताने पड़ेंगे प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशन, बोलना पड़ेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी है, और लोगों को कॉशन करना पड़ेगा, वार्निंग देनी पड़ेगी, डराना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्क्लोजर चाहिए मेरे को, नहीं तो फिर मैं ऑडिट रिपोर्ट में लिख दूंगा, आगे डिस्कस करेंगे। अगर इवेंट्स और कंडीशंस है, एमयू नहीं निकला, अगर एमयू नहीं निकला तो ठीक है, एक काम कर, नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशन डिस्क्लोज कर दे, बाकी देखो मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में कुछ नहीं लिखना, लोगों को चेतावनी कुछ नहीं देना। लेट्स फ्रीज गाइस, स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले हमको कंक्लूजन बनाना पड़ता है मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर। सबसे पहले हमको कंक्लूजन बनाना पड़ता है मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशन का डिस्क्लोजर होगा, लोगों को एमयू है हम लोग बताएंगे और वार्निंग देंगे। अगर एमयू नहीं है ना दोस्तों,
ठीक है, तो फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एमयू नहीं है तो फिर बस इवेंट्स और कंडीशंस बता दे, सिंपल से, दैट्स इट, खत्म हो गया। अब हमको दूसरा कंक्लूजन बनाना पड़ता है गोइंग कंसर्न को लेकर। और गोइंग कंसर्न को लेकर दोस्तों तीन कंक्लूजन पॉसिबल है। गोइंग कंसर्न को लेकर तीन कंक्लूजन पॉसिबल है। पहला, गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। पहला कंक्लूजन कि गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। दूसरा कंक्लूजन, गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट। और तीसरा कंक्लूजन, गोइंग कंसर्न इज डाउटफुल। गोइंग कंसर्न इज डाउटफुल। तीन तरह के कंक्लूजन आ सकते हैं दोस्तों। गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न इज डाउटफुल। आइए आइए, गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, सपोज हमारा एनालिसिस बोलता है भैया गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है। अब आगे सवाल उठता है, ठीक है, गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है, एमयू है कि नहीं? एमयू नहीं है, अरे वाह, गोइंग कंसर्न भी अप्रोप्रिएट है और कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है। सीधा क्लीन ओपिनियन देंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर इफ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, अगर एमयू एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती, मतलब सर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी 10%, 20%, 30% है, अभी भी कंपनी सेफ है अगले 12 महीने के लिए। अगर ऐसा है, ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट विथ मटेरियल अनसर्टेनिटी, क्योंकि शायद उसका लाइक्लीहुड कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट्स में मटेरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर बराबर किया क्या। ऊपर डिस्कस करके आए थे, डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अगर उन्होंने सही डिस्क्लोजर दिया, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट अपने तरफ से नोट्स टू अकाउंट्स में पूरा डिस्क्लोजर दे रहा है, प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशन, मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिक्लेयर कर रहा है, चेतावनी लोगों को दे रहा है। हम भी हमारे ऑडिट रिपोर्ट में एक सेक्शन डालेंगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, और वहां पे बताएंगे लोगों को कि कंपनी के ऊपर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, लेकिन कंपनी के ऊपर एक मटेरियल अनसर्टेनिटी मंडरा रही है। ठीक है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये लीगल प्रॉब्लम, ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम मंडरा रहा है। आप नोट्स टू अकाउंट्स में इसके बारे में पढ़ सकते हो। आप नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है, आप नोट्स टू अकाउंट्स में इसके बारे में पढ़ सकते हो। और हम सब आप बता दे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारा ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती है ऐसा बोल रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कुछ भी नया लिखा मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती नहीं, फाइनेंशियल में कोई गलती नहीं। लेकिन अगर ये इसको बराबर डिस्क्लोज नहीं करते, इफ दे डोंट डिस्क्लोज इट प्रॉपरली, ठीक है, ये बहुत बहुत बुरी बात है। कंपनी के अंदर के मटेरियल अनसर्टेनिटी को बराबर डिस्क्लोज नहीं कर रहे, मतलब तुम धोखा कर रहे हो शेयर होल्डर्स के साथ में, एक बहुत बड़ी चीज तुम छुपा रहे हो उनसे, ये बहुत बुरी बात है। हम क्वालिफाई एडवर्स करेंगे, तुम अगर छुपाओगे ऐसा मटेरियल अनसर्टेनिटी को तो क्वालिफाइड एडवर्स दे देंगे। ठीक है, लेट्स फ्रीज गाइस फटाफट। स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले एमयू को लेकर कंक्लूजन बनाओ। एमयू है तो डिस्क्लोजर ऐसा होना चाहिए, एमयू नहीं है तो डिस्क्लोजर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, गोइंग कंसर्न को लेकर आप कंक्लूजन बनाइए। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है और एमयू भी नहीं है, बहुत ही सिंपल केस हो गया। गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट, लेकिन साथ में एमयू एग्जिस्ट कर रहा है, तो बहुत सिंपल चीज है। देखो एमयू का डिस्क्लोजर बराबर है ना, डिस्क्लोजर बराबर है, हम भी क्लीन रिपोर्ट देंगे, लेकिन हम एक सेपरेट सेक्शन डालेंगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी ओवर गोइंग कंसर्न। बेसिस पैराग्राफ के नीचे डालेंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी ओवर गोइंग कंसर्न, वहां मुद्दा समझाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में रेफरेंस देंगे और लोगों को बोलेंगे हम हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर रहे। अगर वो लोग गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर, अगर वो एमयू का डिस्क्लोजर नहीं देंगे तो क्वालिफाई एडवर्स। अब अगला सिचुएशन, गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट। नाउ दोस्तों, अगर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है और ये निकम्मे नालायक लोग अभी भी गोइंग कंसर्न को यूज करके अकाउंटिंग कर रहे हैं, अनर्थ है ये, सीधा एडवर्स दे डालेंगे। If going concern is inappropriate and still they are doing accounting as per historical cost concept, going concern appropriate है, इसके हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं,
सीधा एडवर्स ओपिनियन दे डालेंगे, विल गिव एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। फिर आगे तीसरा, गोइंग कंसर्न इज डाउटफुल। गोइंग कंसर्न डाउटफुल है, मैनेजमेंट हमको इन्फॉर्मेशन बराबर दे नहीं रहा है, हमने मैनेजमेंट असेसमेंट मांगा नहीं दिया, मैनेजमेंट प्लान मांगा नहीं दिया, कैश फ्लो फोरकास्ट मांगा नहीं दिया, ठीक है, कैश फ्लो फोरकास्ट भी नहीं दिया, कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे, ऐसा है तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर दे देंगे। तो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट रहा तो दो सिचुएशन आती है, विदाउट एमयू, विद एमयू। इनअप्रोप्रिएट रहा, मान नहीं रहे लोग, सीधा एडवर्स कर दो। डाउटफुल है, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर कर दो, ठीक है। क्वालिफाइड डिस्क्लेमर कर दो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल, बहुत, मैंने सिंपल नहीं बोलूंगा मैं, बहुत इंटरेस्टिंग। आइए बस आखिरी की चीज, की ऑडिट मैटर हम पढ़कर आए, ऐसा मैटर जिसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा मेहनत की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, बहुत ज्यादा मेहनत की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उसको हम बोलते हैं की ऑडिट मैटर। क्या बोला है? मटेरियल अनसर्टेनिटी बाय डिफॉल्ट। मटेरियल अनसर्टेनिटी का नेचर ही ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इट इज अ की ऑडिट मैटर, इट इज अ की ऑडिट मैटर, ठीक है। लेकिन पॉइंट नंबर 2, इसको एक सेपरेट सेक्शन में एक्सप्लेन करते हैं, एमयूजीसी, मटेरियल अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न, जो कि बेसिस पैराग्राफ के नीचे होता है, वहां पे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसको वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे, उसको की ऑडिट मैटर में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसको एमयूजीसी जो सेक्शन है वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। की ऑडिट मैटर में एक लाइन का रेफरेंस डालेंगे कि सुनिए, गोइंग कंसर्न के ऊपर मटेरियल अनसर्टेनिटी है, ये एक की ऑडिट मैटर है, इसके डिटेल एमयूजीसी सेक्शन में दिए हैं, वहां जाकर आप पढ़ सकते हो। तो आप बताएंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी बाय इट्स नेचर, बाय डिफॉल्ट इट इज अ की ऑडिट मैटर, बाय डिफॉल्ट वो की ऑडिट मैटर है, और वो डिटेल मटेरियल अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न सेक्शन में दिए जाते हैं, की ऑडिट मैटर में नहीं देते। की ऑडिट मैटर से एक लाइन आती है कि भाई ये की ऑडिट मैटर है और इसकी डिटेल वहां पर दी है, वहां जाकर पढ़ लो। दोस्तों हम लोगों ने 560 और 570 इसको हम लोगों ने खत्म किया। कल के सेशन में हम लोग अगले दिन के कल के सेशन में हम लोग 580 जो है हम उसको खत्म कर देंगे दोस्तों। विल फिनिश ऑफ 580, ठीक है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स डालते रहिए वीडियो खत्म होने के बाद में। बाय 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 बाय।